हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस समय पर वर्ब की सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। वर्ब की सीरीज़ को हम लोगों ने शुरू किया है और आप सबको मैं बता दूं कि वर्ब की हर एक चीज़ों को, यानी कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को आप सबसे हम डिस्कस करेंगे। यानी हम एकदम एक बेहतर सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी से आप सबके लिए हम तैयारी कराना शुरू कर दिए हैं। और एक बेहतर सी बात तो सबसे बड़ी ये है कि आप सभी लोग मेरे प्यारे मित्रों सब तैयारी में लग जाइए एकदम बेहतर, यानी कि जैसे कहते नहीं है कि एकदम लग जाइए। लगने का मतलब कि एकदम तन्मयता के साथ। तो आपको अगर आपकी अपनी सफलता चाहिए तो फिर आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जितने भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो सभी कंटेंट आपको अपने दिमाग में और नोट्स में रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यहां पर मैं बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कभी संघर्ष करने वाले की हार नहीं होती है। एक बार आप मेहनत करो तो सही। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, कंटिन्यूसली आप मेहनत करने पे लगे हो ना, तो फिर आपको माई का लाल नहीं है कि आपके अपने जो पथ है आपका सफलता के लिए उससे डगमगा के रख दे। इस तरह से आपको उस बात को समझना है जो आपके मन और आपके वचनों की जो बातें हैं उसे समझनी ज़रूरी है। अगर आपके जो दिमाग में बातें चलती है कि अरे यार चलो तैयारी कर लेंगे बाद में, क्या जा रहा है अभी, है ना। बाद में तैयारी करने वाला इंसान बाद ही का रह जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर 28 तारीख को एग्ज़ाम है तो सिलेक्शन उसका होता है जिस व्यक्ति ने 28 तारीख की तैयारी पिछले कई 28 से कर रहा हो, उसका नहीं होगा जो 28 को पेपर है और 1 तारीख को शुरू किया हो। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और हमारा सेशन है भाई, हम तो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना भाई, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बात को समझते चलना, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम लोगों का एक सेशन चल रहा है जिसे कहा जाता है वर्ब। क्या कहा जाता है भैया? वर्ब। जरा सा इस बात को समझते चलें। बात को समझते चलोगे उतना ही बढ़िया से आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं पिछली बार यानी कि पिछली वीडियो में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बताया था और थोड़ा सा वर्ब के बारे में मैंने बताया था। आखिर वर्ब है क्या, वर्ब का यूज़ किस तरीके से है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आइए शुरुआत करते हैं आज से अपने वर्ब की कि आखिर वर्ब है क्या, वर्ब का काम क्या है, वर्ब को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ये अपने आप में एक एक्शन वर्ड हुआ। क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ। बोल तो दो। वर्ब अपने आप में क्या है भैया? एक्शन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक्शन वर्ड है। अब एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कह सकते हो कि जब कभी कभी दो चीज़ें होती हैं, या हैपनिंग होगी या डूइंग होगी, हाँ या ना, या तो डूइंग होगी या हैपनिंग होगी। तो या तो की जाएगी या तो होगी, दोनों बातें होंगी। तो होगी ये सुपरनेचुरल पावर हो गया। जैसे बरसात होनी है तो बरसात होने का जो एक्शन है ये आपका बीइंग में आ गया, होना है, ठीक है। और डूइंग एक लिविंग थिंग करता है। तो उसी तरीके से आपको दो बातें समझनी ज़रूरी होंगी। कौन कौन सी बातें समझनी ज़रूरी होंगी? कायदे से समझते चलिए। अगर मैं कहूँ कि वर्ब, ये आपका जो वर्ब है, वर्ब इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा भाई? वर्ब एक लैटिन वर्ड किससे निकल के आया है? वर्बम। याद रखना, बेसिक बातें हैं, इन्हें समझना जरूरी होगा। वर्बम शब्द से, किससे भाई? वर्बम शब्द से निकलकर ये वर्ब आया है और वर्ब का मतलब होता है, वर्ब का मतलब होता है वर्ड।
क्या होता है भैया? शब्द होता है। यानी एक बात तो हमारे अच्छे से समझ में आ गई। पूछो क्या? कि अपने आप में वर्ब पूरा का पूरा शब्द है, इसे किसी और चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी एक वर्ब अपने आप में शब्द हुआ। यानी कुल मिलाकर वर्बम शब्द का मतलब होता है कि कोई शब्द। तो सर वर्ब का मतलब क्या हुआ? वर्ब का मतलब क्या हुआ? वर्ब का मतलब हुआ कोई शब्द। बात समझ आ गई? अब कोई शब्द कुछ भी हो सकता है, जैसे गो, कोई कुछ भी हो सकता है। ईट हो सकता है, बीट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब इन सभी चीज़ों को आप जितना आप कर लो, यानी कि कह सकते हो कि एन एक्शन टेकन बाय ए डूअर और सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक कोई ऐसा एक्शन जो किसी डूअर या किसी सब्जेक्ट के द्वारा लिया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्बम कहेंगे। वर्बम का मतलब क्या हुआ? कोई शब्द। यानी कि एक कोई ऐसा शब्द होगा जो अपने आप में मीनिंग दे रहा होगा। जैसे अगर किसी शब्द की मैं बात करूं तो शब्द क्या हुआ? शब्द कहते किसको हो? शब्द कहते कि एक ग्रुप ऑफ कहते नहीं हो मीनिंगफुल लेटर्स। कोई लेटर होता है ABCDEFGHIJK, आप लोग A से Z तक पढ़ा है। उस A से Z तक में जितने भी लेटर हो सकते हैं, अगर उनको मैं एक सीक्वेंस में तैयार करूं तो ये कार अपने आप में एक शब्दों का लेटर्स का समूह हुआ और एक मीनिंग दिया, एक सेंस दिया। इसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। इसी तरह से आप सबको अगर मैं कहूँ बॉय शब्द अपने आप में क्या हुआ? बॉय भी अपने आप में लेटर्स का समूह है, और ये लेटर्स का जो समूह होता है वो अपने आप में शब्द होता है। अगर मैं इसी में आपको एक बात बताने की कोशिश करूं, जैसे आपने सुना होगा ACR। अब इसमें ACR भाई ये क्या है? ACR क्या है? इसका क्या मतलब है? भले लेटर है, लेटर्स का भले समूह है, लेकिन क्या ये शब्द है? बताओ, ये शब्द है? अगर है तो जरा इसको आप बता सकते हो कि आखिर ये है क्या? ये है क्या? शब्द है तो क्या है? शब्द है कि नहीं है? जिस तरीके से मैंने ये सारी बातें आपको लिखी हैं वो सारे के सारे अपने आप में, यानी कि कोई भी लेटर्स का समूह हो, कैसा भी लेटर्स का समूह हो, किसी भी तरीके के लेटर्स को लिख दिया जाए, कैसा भी समूह होगा, अगर वो अपने आप में सेंस और मीनिंग देगा तो शब्द कहलाएगा। यानी एक बात तो समझ में आई कि वर्ब कोई भी एक्शन किसी कर्ता के द्वारा अगर लिया गया, किसी सब्जेक्ट या डूअर के द्वारा लिया गया है, तो वो अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा होगा, पूरा का पूरा अपने आप में सेंस उसका निकल रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे लिखा, मैंने कह दिया राम। अब आप कह दोगे सर ये तो अपने आप में राम एक शब्द है तो, लेकिन क्या, किस सेंस में इसका यूज है? अगर मैंने इसी को कह दिया राम गोज, अब देखो ना, बात पूरी हो गई। तो राम गोज का मतलब ये हुआ राम जाता है। गोज शब्द लग जाना एक अपने आप में पूरा ये मीनिंग देने का, मीनिंग और सेंस देने का काम करता है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी होंगी। ठीक है भैया? ठीक है, आओ इसी की कुछ डेफिनेशन के विषय में बात कर लेते हैं, कुछ इसके डेफिनेशंस के विषय की बात कर लेते हैं। जैसे कहा जाए ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब जो है ऐसा शब्द है कि दैट इज यूज्ड, बहुत ध्यान से सुनना, एक वर्ब ऐसा शब्द वर्ब जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किस सेंस में, किस सीन में प्रयोग किया जाता है भाई? किस सीन में प्रयोग किया जाता है? ध्यान से भाई, चाय पीना है? चाय पियोगे? कोई नहीं, हम पी लेते हैं, आप महसूस कर लेना, ठीक है? तो सुनो ना, क्या होता है, क्या करता है? सुनो, दैट क्या करता है भाई? दैट यूज्ड, दैट टेल समथिंग। अब सुनना से ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कुछ बताने का काम करता है, किसके बारे में?
किसके बारे में भैया? अबाउट ए पर्सन या किसी चीज के बारे में, पर्सन, ठीक है ना, या फिर और आ पर्सन और आ थिंग, कोई ऐसा थिंग जो इसी के द्वारा फॉलो किया जाए। एज फॉलोज। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझिएगा कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी कर्ता के द्वारा या किसी समथिंग या किसी पर्सन, जो एक ऐसी चीज है, एक पर्सन या फिर किसी भी तरह के थिंग, कोई थिंग या कोई पर्सन के द्वारा यहाँ पर इस शब्द को यूज किया जाता है, जो कि बताने का काम करता है, बताने का काम करता है। दूसरी अगर एक परिभाषा की मैं बात करूं, दूसरी एक परिभाषा की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लो, जैसे इट इंडिकेट्स, ठीक है, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स? something happens or exists, something exists, यानी ये दिखाने का काम करता है कि कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, ठीक है, या तो कोई चीज प्रवेश करती है या कोई चीज होती है, कोई चीज नहीं होती। दो तरीके की चीज आपको दिखाने का काम करता है। अगर इसी में एक और बात हम समझने की कोशिश करें, कहा जाए कि verbs आर द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ किसी भी शब्द या सेंटेंस का, किसी भी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ या इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य के सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहा है। सेंट्रल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुन लो भाई। राम इज बीटिंग यू, एक बात ये समझ में आनी चाहिए, या हम कह सकते हैं राम गोज टू कानपुर, हम ये एक बात कह सकते हैं, या कह सकते हो कि राम ईट मैंगो, आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि आखिर ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, इसको ज़रूरी क्यों बनाया गया। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत गौर से समझना कि आखिर ये सेंट्रल एलिमेंट है क्यों, सेंट्रल एलिमेंट है क्यों, और आखिर किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में लगकर पूरे के पूरे वाक्य की मीनिंग को क्लियर कर देता है, किस तरीके से, ठीक है, समझना ध्यान से। हमने कहा बीटिंग, चलो यहां पर इज लगा है 2 मिनट के लिए अभी, ठीक है, चलो मैंने ये 3 जगह पर मैंने देखिए ना पॉइंट आउट किया है। जरा सा इन तीनों को 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपने हटा दीजिए, जरा सेंटेंस को पढ़िए, जरा सेंटेंस को पढ़िए। जरा सेंटेंस पढ़िए ना। अब लो, मैंने कहा सी लव्स मी, सी हेट्स मी, हमने कहा बहुत बढ़िया, मेरे को प्यार भी करती है, नफरत भी करती है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, करने तो दो। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को हटा दो, शी मी, मैं कहता हूँ बहुत नाउन और बहुत ऑब्जेक्ट और बहुत सब्जेक्ट आप लगा लो, इसका कोई खासा फायदा नहीं हो सकता, ये बहुत ध्यान से आपको देखना जरूरी है। यानी कि लव्स और हेट्स अपने आप में ये सब वर्ब्स हैं, ये सब अपने आप में वर्ब्स हैं। जब तक कि सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं करोगे, जब तक कि वाक्य में आप वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से वो मीनिंग ही नहीं देगा जो मीनिंग आप वहां से लेना चाहते हो या मीनिंग आप वहां से करना चाहते हो। अगर वास्तव में सेंटेंस है तो ये ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस होगा तो, फ्रेज और क्लॉज की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, सेंटेंस होगा तो वर्ब जरूर होगी 101%। क्यों? क्योंकि एक फ्रेम ही बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम ही बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तब जाकर के इसी बातचीत को हम सेंटेंस का नाम देते हैं। इसी बात को हम सेंटेंस का नाम देते हैं। बात समझ लीजिए भाई, बात समझ लीजिए कायदे से। इसी सब चीज़ों को हम सेंटेंस का नाम देते हैं, अदरवाइज हम सेंटेंस के नाम दे ही नहीं सकते हैं। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? नोट डाउन फटाफट करिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन करो भाई, ठीक है। ठीक है, आइए आगे की चीजों को भी समझ लिया जाए। ठीक है, एक और हम लोग इसी में बात समझ लें, एक और बात हम लोग समझ लें। अगर मैं कहूं कि इट शोज, ये एन एक्शन डन बाय द डूअर, किसी करने वाले के द्वारा किसी एक्शन को दिखाने का काम करता है, हाँ या ना। अब वो कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, ये भी बात समझिएगा। कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है कोई फिजिकल एक्शन, एक आपका फिजिकल एक्शन हो सकता है, दूसरा आपका मेंटल एक्शन हो सकता है। क्या क्या? एक फिजिकल और एक आपका मेंटल और एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, जो होने की दशा में हो। तीन बातें हो सकती हैं। इन तीनों बातों में बात को समझना, यहां पर समझिएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से। तीन कैटेगरी में हमने उस चीज को बनाया। इस तीन कैटेगरी में हमने ये जो चीज बनाई है, ये ध्यान दीजिएगा, इन तीन कैटेगरीज में हमने बनाया एक्शन की तीन कैटेगरी, एक फिजिकल एक्शन की, एक मेंटल एक्शन की और एक स्टेट ऑफ बीइंग की। यानी यहां पर कोई ऐसी बात होगी जो हो रही होगी, किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई होगी। यानी सीधी सीधी बात आपको मैं बता दूं, सुपरनेचुरल पावर की बात आ गई होगी। दूसरी बात यहां पर मेंटल एक्शन की होगी, कोई समझ, कोई नोइंग टाइप का, यानी कि नो करना या कोई अपीयरेंस, ऐसा कुछ यहां पर सीन क्रिएट होगा, मैं बताऊंगा भी। फिजिकल एक्शन के द्वारा किसी भी कर्ता के द्वारा ये चीजें ले जाएं, किसी कर्ता के द्वारा बातें की जाएं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? थोड़ा सा आप लोग जो है महसूस कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से है, आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे किसी फिजिकल एक्शन की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो टू राइट, टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप। बहुत सारे सेंटेंस आप लगा सकते हो, बहुत सारे आप सेंटेंस लगा सकते हैं। जैसे जैसे टू रन, टू गो, बहुत सारे सेंटेंस कह सकते हो। टू क्राई। इस तरीके से ना आप इतना ज़्यादा सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग तरह से चीज़ों को आप बना सकते हो। ये भाई देखिए, टू राइट, टू रन, टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप, ये जानते हो कैसे होगा? एक फिजिकल एक्शन है। ये आपको आपको अपने फिजिक्स से लेना पड़ेगा, शरीर से आपको शारीरिक एक्शन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? शारीरिक एक्शन आपको यहाँ पर व्यक्त करना पड़ेगा, शारीरिक एक्शन यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है फिजिकल एक्शन। अच्छा, मेंटल एक्शन की क्या बात हो सकती है? मेंटल एक्शन की जैसे मेंटल एक्शन अपने आप में, जैसे टू थिंक, कोई चीज़ सोचना, या आप कह सकते हो टू गेस, टू गेस, किसी चीज़ को गेस करना। देखो भाई, किसी चीज़ को सोचना और किसी चीज़ को गेस करना, ये आपकी मेंटल प्रोसेस होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें हाथ पाँव, या जैसे मान लो यहाँ पर लिखने के लिए आपने हाथ हिलाया,
हाथ हिलाया, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फिजिकल एक्शन चल रहा है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा फिजिकल एक्शन चल रहा है, और जो कंटेंट मेरे माइंड से आ रहा है, जो मैं सोच करके आपको दे रहा हूँ, वो मेरा मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्शन है, वो मेरा मेंटल एक्शन है। बात समझ आ रही है? यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यही बात आपको समझ में आएगी कि एक्शन आपको 3 तरह से जनरेट करने पड़ते हैं। एक फिजिकल एक्शन जो आपको किसी फिजिक के द्वारा, यानी कि आपको अपने शरीर के माध्यम से, उसके बाद आपको मेंटल एक्शन आपकी कुछ मतलब थिंकिंग की जो एबिलिटी है उससे, एक स्टेट ऑफ बीइंग की क्या सीन है, स्टेट ऑफ बीइंग की, जैसे कोई चीज़ हो जाए, आप कह सकते हो कि टू बी, या फिर आप कह सकते हो टू अपीयर, ठीक है भाई, टू अपीयर या टू बी। जरा सा इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं, जरा सा इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई। इतनी बेहतरीन बेसिक में दूंगा, इतनी बेहतरीन बेसिक में दूंगा कि लाजवाब बेसिक होगा, लाजवाब बेसिक होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते चलिए, बस थोड़ा थोड़ा। देखिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से। देखो जल्दबाजी करके चाहे 2 साल पढ़ लो और चाहे इत्मीनान से 1 ही साल पढ़ लो, बात तो वही होगी, बात तो वही होगी। जैसे अब 2 बातें यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, 2 बातें। इस वर्ब में 2 बातें निकल कर आती हैं। एक आपकी निकल के आती है मेन वर्ब, और एक निकल के आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अभी के लिए बेसिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद अभी और भी तमाम चीज़ें मैं समझूंगा। मेन वर्ब अपनी जगह हुई, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह हुई। हेल्पिंग वर्ब भी कहाँ से किस तरीके से आई वो बताऊंगा, पहले तो मेन वर्ब जान लो। यानी हेडिंग हो जाएगी आपकी फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की अपनी फॉर्म्स, ठीक है, मेन वर्ब की फॉर्म्स। अगर मैं कहूं कि V1, अगर मैं कहूं कि V1, अगर इसी में मैं कहूं V2, मैंने कहा V3, मैंने कहा V4, मैंने कहा V4, ठीक है, मैं इसको भी मिटा देता हूं भाई। अलग अलग फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, ठीक है। हमने कहा V5। अब बहुत ध्यान से सुनते चलना, बहुत ध्यान से सुनते चलना। V1 की अगर मैं बात करूंगा तो ये अपने आप में ये बेस फॉर्म हुई, ये अपने आप में बेस फॉर्म, मगर याद रखना कि ऑलवेज बी इन प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सेकंड फॉर्म इसकी बात करूं, तो ये अपने आप में पास्ट फॉर्म होती है। कौन नहीं जानता पास्ट फॉर्म होती है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो पास्ट की ये पार्टिसिपल फॉर्म होती है, या फिर इसी को हम परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ING लगा देते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। V5 की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी अपने आप में बेस फॉर्म है तो ये बेस फॉर्म है, तो ये बेस फॉर्म, मगर याद रखिएगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए। आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस में कभी S या ES जरूर जुड़ता है। ये 5 फॉर्म आपसे, यानी कि आपको मैं बता दूं कि इतनी बेसिक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो किस तरीके से हैं ये देख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में होती है, प्लूरल में होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट का सीन क्रिएट कर सकते हो।
V4 ing लग के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाता है, और V5 जो होता है वो ये भी बेस फॉर्म ही होता है, मगर सिंगुलर फॉर्म के लिए S या ES लेकर चलता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आप सभी लोग लिख डालो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें लिखता हूँ, ठीक? जैसे C राइट्स ए लेटर, मैंने क्या लिखा? C राइट्स ए लेटर। मैंने कहा he is going to शिमला, है ना भाई? मैंने कहा जैसे he has done the work, जैसे he played the chess। हमने कहा he has completed the work। इस तरीके से आपने जो सेंटेंसेस बनाया, ध्यान दो भैया मेरे, एक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप बेस फॉर्म ने कहा, यहाँ पश्चिमी फॉर्म आई क्योंकि सिंगुलर बनाया। कहा जाता है, माना जाता है, इतिहास गवाह है कि किसी वर्ब में अगर आपने S या ES जोड़ा तो सर ये सिंगुलर बन जाती है, और अगर किसी नाउन में आपने S या ES जोड़ा तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये इतिहास गवाह है, इसको हम आपने ये सनातन धर्म से चला आ रहा है। ठीक है, सनातन से चला आ रहा है कि सिस्टम यही होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई आपत्ति तो नहीं है? बोल तो दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर एक आध सेंटेंस और लिखा जाए, और सेंटेंस अगर लिखा जाए तो इसको मिटाओ भाई। मैं कह सकता हूँ She has gone to शिमला। शिमला जा रहा भाई, जाने दो, शिमला जा रहा है तो ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें बनानी होगी। फटाफट चीज़ें नोट करिए, फिर इसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके बाद कुछ इस पर बिंदु देखना होगा, नोट लगाना होगा कुछ बिंदुओं पर। ठीक है, कुछ बिंदुओं पर नोट लगाना होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ तो नोट फर्स्ट, पहला नोट। ठीक है, कहता कि विदाउट एनी मेन वर्ब you can't frame the sentence। कोई बात गलत नहीं हुई, कोई बात गलत नहीं हुई, अच्छी बात हुई भाई। ठीक है ना, ठीक है ना। अब दूसरी एक नोट लगाओ, कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब्स also works as main verb in the sentence। ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ये नोट वो नोट हैं कि जिनको ये लगता है कि ये वर्ब ऐसे काम नहीं करेगी, ये वर्ब ऐसे काम नहीं करेगी, ये शब्द ऐसे नहीं काम करेगा, उन सब लोगों के लिए ये बात मैं लिखवा रहा हूँ कि मेरे भाई एक बात जान लेना कि आप लोग जो ग्रामर पढ़ते हो ना, ये फंक्शनल पढ़ते हो, फंक्शनल ग्रामर आप पढ़ते हैं। आप यहाँ पर फंक्शन को देखते हैं, लिखे हुए शब्दों का फंक्शन देख करके तब निर्धारित करते हैं कि वो चीज़ें हो क्या सकती हैं, लिखी का जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, नोट करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार आप सभी लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
क्या बात है ना। आइए, मेन वर्ब काम कैसे करती हैं उसका एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं। हमने कहा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सिंगर, यू आर ए चीटर, ठीक है। और शी वॉज ए डांसर, शी वॉज आ गुड स्पीकर। और सेंटेंस आप लिख सकते हो, और आई एम ए स्टूडेंट। बस कितनी अच्छी बात हुई। जैसे अब समझो मेरी बात, क्या इसमें था ही क्या, एम, आर, वॉज, एम। अब बताओ ये किसका काम कर रही हैं? सभी के सभी मेन वर्ब का काम कर रही हैं, सभी के सभी मेन वर्ब का काम कर रही हैं, मेन वर्ब का काम कर रही हैं भाई, ठीक है। सब के सब मेन वर्ब का काम कर रही हैं। कौन किसका काम कर रही हैं? मेन वर्ब का काम कर रही हैं। इसका मतलब एक चीज़ बहुत बढ़िया समझ में आया कि जब आपके पास कोई मुख्य क्रिया ना हो, क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब कोई आपके पास मुख्य क्रिया ना हो तो आप जिसे सहायक क्रिया जानते हो, सेंटेंस उसी को मुख्य क्रिया बना लेता है, उसी को मुख्य क्रिया बना लेता है। बात आ रही समझ? बात आ रही समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यही तो आपके पास वो ब्रह्मास्त्र है जो टेंसेस को समझने और सारी चीज़ों को बताने का काम करता है। इसी में आपको एक मिल जाएगी मेन वर्ब की घटना जो ऊपर मैंने बताई, और इसी में आपको मिल जाएगी एक हेल्पिंग वर्ब की घटना। जैसे ही सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाएगी, जैसे ही सेंटेंस में मेन वर्ब प्रयोग हो जाएगी, वैसे ही लिखी हुई बातचीत एक और वर्ब आपकी जो जिसे आपने मुख्य क्रिया बनाया है वो हेल्पिंग हो जाएगी। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? छोटे से एग्जाम्पल के बाद मैंने कहा कि आई वॉज आ, मैंने कहा कि प्लेइंग द क्रिकेट। लो भाई, हमने यहाँ पर जो आप वॉज यहाँ पर मुख्य क्रिया बनाए थे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गई, और इसी हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहाँ पे हुआ एक्शन सर पास्ट का कंटिन्यूअस हुआ। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, लाजवाब, पास्ट का कंटिन्यूअस हुआ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल तो दो, नहीं ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे हो भाई, आप सभी लोग ना टैलेंटेड बच्चे हो मेरे, है ना। आप सभी लोग मेरे बड़े टैलेंटेड बच्चे हो, तो आपको तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बहुत अभी बेसिक की चीज़ें चल रही हैं, अभी आपको चीज़ें बहुत सरलता से अभी बातें बताई जा रही। एक और नोट लगा लो बेटे, एक और नोट आप सभी लगा लो, ठीक है ना, ठीक है ना। When helping verbs works as main verb in the sentence, have 5 फॉर्म्स। यानी अगर कोई सहायक क्रिया, क्या कह रहा हूं, अगर कोई सहायक क्रिया सेंटेंस में मुख्य क्रिया का काम करने लगे, क्या कह रहा हूं,
अगर कोई सहायक क्रिया सेंटेंस में मुख्य क्रिया का काम करने लगे तो उसके भी अपने 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? V1, V2, V3, V4, V5 कौन कौन से होते हैं समझना है। इज, एम, आर, और आप मान सकते हो कि जैसे हैव और डू। एक तो V1 ये हो गया, was, were, had, did, एक ये कहानी हो गई भाई, सुंदर सी बात हो गई। been, had, done, बहुत प्यारी बातचीत ये हो गई एक। चौथी फॉर्म being, having, doing। लो भाई, 5वीं में ऐसे आई इसका सीन हमने आपको बताया जैसे is, has, does। ये लो भाई, यहाँ आपको जितनी वर्ब्स देखने को मिल रही हैं सब अपने आप में आपको मुख्य क्रिया के रूप में जब मिलेंगी, जो आपने देख रहे हैं सब अपने आप में हेल्पिंग वर्ब थी। ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इनके भी अपने 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? V1 में हमने लिया इज, एम, आर, वाज, वर और डू। अगर मैं इसी को कहूँ तो आपको याद होगा कि वर्ब टू डू, आपको याद होगा वर्ब टू बी और आपको याद होगा वर्ब टू हैव। अगर ये सब बातें याद हैं तो दुनिया में कौन है जो तुम्हें हिला देगा? इसी को हमने कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना, जहाँ से टेंसेस के लिए सहायक क्रिया के लिए वर्ब निकल कर सामने आती है। बात समझ आ गई? बोल तो दो, एक बार तो बोल दो भाई, है ना? एक बार तो बोल तो दो, एक बार बोल दोगे तो सब हो जाएगा, है ना? इतनी सी बात आप सभी लोग अगर समझ गए हो तो आगे चला जाए। अगर इतनी सी बात आप समझ गए हो तो आगे चलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें कर लें। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी बातें हैं, है ना, इसकी एग्जाम्पल के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई। जैसे he is a गुड डॉक्टर। एक बात ये मैंने कह दिया, और आपको कहा जाए तो हम कह देंगे ही डज हिज क्या होमवर्क। अब कहोगे सर ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे तो आपने डज लगा दिया, आप यही कहोगे ना? तो भैया वर्ब की 5वीं फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लग करके मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मेन वर्ब की तरह हमने डस का प्रयोग किया है, इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने डस का प्रयोग किया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1% आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे। बस चीज़ों को समझते तो चलो यार, है ना? चीज़ों को जितना बेहतर समझोगे ना उतना बढ़िया तरीके से आपको बातें समझ आएंगी। बात समझ आ गई? इसको आप जल्दी से नोट कर लो। फिर एक ग्राफ तैयार किया जाता है बेहतरीन सा इसी में। ठीक है, एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई ये सब बेसिक्स हैं अभी, मतलब ये सब एकदम बेस आपका, एकदम छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ जरा वर्ब की हम लोग इसकी फैमिली ट्री देख लेते हैं। वर्ब की फैमिली ट्री कौन?
फैमिली ट्री। इसकी फैमिली ट्री क्या है, आइए समझना शुरू करें। फैमिली ट्री के रूप में यहाँ पर मिलता है दो बातें, एक मिली आपकी मेन वर्ब और एक आपकी मिली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना। एक मिला आपका मेन वर्ब और एक मिला आपका हेल्पिंग वर्ब। बात आ रही समझ में? मेन वर्ब की अपनी अलग अलग फॉर्म्स हुई, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, इसके अपने अलग अलग फॉर्म्स हुए। ठीक है, अब ये जो फॉर्म्स हुए इनको अपनी एक जगह पर रहने दीजिए, अपनी एक जगह। एक मिनट, ये तो हेल्पिंग वर्ब का नहीं, ये तो मेन वर्ब का हो गया भाई। हाँ, गड़बड़ हो गई यार। हाँ, V1 मेनली आप V3 तक ही लिखिए, V3 तक ही। ठीक है, V3 तक 3 फॉर्म आपको देखने को यहाँ मिला। बहुत बढ़िया बात हुई। इतनी सी बात हो गई, एक बात और समझ लो। चलो, पूछो तो बताऊं, कहो तो बताऊं। इसी में आपको जब हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हेल्पिंग वर्ब 2 तरह से मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? हेल्पिंग वर्ब आपको 2 तरह से मिलती है। एक आपको मिलेगी प्राइमरी, या फिर इसी को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, और एक आपको मिल जाती है जिसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। एक आपको मिल जाती है जिसे हम प्रिंसिपल या प्राइमरी वर्ब कहेंगे, या हम कह देंगे उसको मॉडल वर्ब। बात समझ आई कि नहीं आई? सर, मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसी मेन वर्ब में 2 बातें फिर सामने नज़र आती हैं, जिसे हम कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम यहीं पर इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और यहीं पर हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ठीक हुई बातचीत? बातचीत सही हुई। इसी मेन वर्ब से एक और बात निकल कर सामने आती है। इसी मेन वर्ब से, ध्यान दीजिएगा, इसी मेन वर्ब से एक बात और सामने निकल कर आती है, जो 2 तरह की बातें सामने आपके लेके आती हैं, जिसमें से एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ठीक है, अभी मैं इसको लिख ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको और कायदे से समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट जिसे आप कहते हो, उसके अपने अलग अलग फिर पार्ट हुए, अलग अलग फिर पार्ट हुए। कौन कौन से? एक आपका जीरंड देखने को मिल जाता है, एक आपको इन्फिनिटिव मिल जाता है। क्या मिलता है प्यारे? इन्फिनिटिव मिल जाता है, और एक आपको पार्टिसिपल मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? ध्यान से सुन लो, देख लो। पार्टिसिपल मिल जाता है। अब इस पार्टिसिपल की बात करें या इन्फिनिटिव की, तो एक एक करके समझिएगा। पार्टिसिपल भी अपने आप में 2 चीज़ों में आपस में डिवाइडेड हुआ है। अगर मैं इन्फिनिटिव की बात करूं, अपनी जगह पर 2 बातें यहाँ भी होती हैं। क्या क्या? टू इन्फिनिटिव होगी, ठीक है, और एक आपकी बेयर इन्फिनिटिव होगी। ठीक है, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल की बात की जाए तो सर, पार्टिसिपल में भी कंडीशन यही क्रिएट हुई, एक आपकी V3 और एक आपकी V1 के साथ ing। इस तरह से आपको पार्टिसिपल भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपको चीज़ें अपने आप, बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। देखो, वर्ब अपने आप में 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हुआ। एक कहा हेल्पिंग, एक कहा मेन।
मेन वर्ब की अगर मैंने बात की तो 3 फॉर्म उसके अपने हुए, और इसके बाद यहाँ पर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट यहाँ पर एक कंडीशन उसकी क्रिएट हुई। उसके बाद उसी में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को भी समझ लिया। इसके बाद हमने देखा कि इन्फिनेटिव जो हमने बनाया वो इन्फिनेटिव यानी कि नॉन फाइनाइट में 3 बातें आई, जीरंड, इन्फिनेटिव या फिर आपके सामने पार्टिसिपल आया। इन 3 बातों के बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 2 तरह की बातें यहाँ पर हुई, एक प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और एक आपके अपनी जगह पर मॉडल वर्ब्स आई। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्फिनेटिव देखने को मिला, टू इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल भी अपने आप में 3 यानी कि 2 उन पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ और कायदे से चीज़ें बेहतर तरीके से कैटेगराइज्ड हुई, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल गई। अब यहाँ पर हम अगर किसी भी तरीके की मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब आपका इतने ही दायरे में कवर कर जाता है। अब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो अपनी जगह पर अलग अलग काम करती हैं। जैसे आप एक ऐसा एग्जांपल कह सकते हो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, हैज़, कह सकते हो कैन, फिर इसके बाद आप कह सकते हो कुड, कह सकते हो मे, कह सकते हो माइट। मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं। ये बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, ठीक है ना। कह सकते हो शैल, शुड, डू, वुड यूज़ किया कहीं, वुड। बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, इसके बाद आप कह दोगे जैसे हम इसमें माइट कह सकते हैं, मस्ट कह सकते हैं, है ना। माइट कह सकते हो भाई, मस्ट कह सकते हो, है ना। आप यहाँ पर नीड या डेयर भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नीड, डेयर या यूज टू हम कह सकते भाई, नीड, डेयर या यूज्ड टू। याद रखना ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, ठीक है। और जो कुछ वर्ब्स बची हैं उन सभी वर्ब्स को मैं डिस्कस करूंगा जब मैं एक एक करके उनकी अपनी वर्ब्स की कैटेगरी को डिस्कस करना शुरू करूंगा। अब यहाँ पर रही बात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में देख ही रहे, वहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वर लिखा हुआ है। हम यहाँ भी लिख देते हैं इज, एम, या हम ये ना लिख के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ लिख देते हैं टू बी, टू डू और टू हैव। कहानी इतने में भाई फाइनल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडल में हम लोग वही आप उठा लो, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, और टू हो गया, ठीक है। नीड टू, डेयर टू, ये सारे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। किसी को कोई आपत्ति अगर इतने तक तो एक बार कमेंट कर सकता है भाई, कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें और भी आओ समझ लें, या आज इतनी बात यहीं पर रखें, हम अगले में और भी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने पर ही बातचीत को रोकेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा डिस्कस करेंगे बेहतरीन से इनके अपने नियम, बेहतरीन से अपने इनके कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।